नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। हेमंत सोरेन का सरप्राइज मूव, बिना काफिले के अकेले गाड़ी ड्राइव कर पहुंचे सीएम, मचा हड़कंप। झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारे में मंगलवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिना किसी पारंपरिक काफिले और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सीधे प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय पहुंच गए। आमतौर पर दर्जनों वाहनों और कमांडो के घेरे में रहने वाले मुख्यमंत्री का ये सिंगल कार अवतार देखकर मंत्रालय के कर्मचारी और मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी हक्के बक्के रह गए। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का ये कदम पूर्व नियोजित नहीं था। उन्होंने शहर की वास्तविक ट्रैफिक स्थिति और आम जनता को होने वाली परेशानियों को करीब से महसूस करने के लिए बिना काफिले के निकलने का फैसला किया। प्रोजेक्ट भवन पहुंचने के दौरान उन्होंने खुद स्थिति का आकलन किया ताकि व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। जब मुख्यमंत्री की गाड़ी अकेले मंत्रालय के परिसर में दाखिल हुई तो कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिना पूर्व सूचना और बिना सुरक्षा दल के मुख्यमंत्री के आगमन ने अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर ला दिया। प्रशासन में चर्चा है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने और जमीनी हालात का प्रत्यक्ष आकलन करने के उद्देश्य से किया गया था। मुख्यमंत्री के इस कदम को सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच काफी सराहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वीआईपी कल्चर को छोड़कर इस तरह जमीन पर उतरना एक मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है। राजनीतिक गलियारों में भी इस औचक कोरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लातेहार में मेन रोड पर लगातार जाम से लोग परेशान, गर्मी में झेलनी पड़ रही दिक्कतें। झारखंड के लातेहार जिला मुख्यालय के मेन रोड पर हर घंटे लगते सड़क जाम से शहरवासी परेशान हो गए हैं। खासकर मंगलवार का साप्ताहिक बाजार के दिन सड़क जाम लोगों की परेशानी का कारण बनता है। इस मंगलवार को शहर के जुबही चौक में करीब 1 घंटे सड़क जाम लगी रही है। आज यानी 28 अप्रैल मंगलवार को करीब 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मुख्य सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। भीषण गर्मी में लोग जाम में फंसे रहे और सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों और स्कूल वाहनों को हुई। ये जाम अधिकतर जुबली चौक से बाजार स्कूल तक के इलाके में लगता है। जुबली चौक और बाजार इलाके में कई बैंक, दुकानें और भीड़भाड़ होने के कारण सड़क पर लगातार जाम की स्थिति बनती है। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होने, सड़क पर वाहन खड़े रहने और दुकानदारों द्वारा सामान बाहर रखने से स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके अलावा जुबली रोड से आने वाले वाहन भी मेन रोड को और व्यस्त कर देते हैं। झारखंड मंत्री राधाकृष्ण किशोर अस्पताल में भर्ती, बंगाल चुनाव प्रचार से लौटते ही बिगड़ी तबीयत, सीएम ने जाना हालचाल। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गई है। मंगलवार सुबह अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रांची के लालपुर स्थित सेंटिविटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार मंत्री को लू यानी हीट स्ट्रोक की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक कमजोरी और असहजता महसूस हो रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के लिए सघन चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वहां भीषण गर्मी और लगातार दौरों के कारण उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सोमवार को वे बंगाल से सीधे मेदिनीनगर पहुंचे थे, जहां उनके अस्वस्थ होने की सूचना मिली थी। तबीयत में सुधार न होता देख वे सोमवार शाम को ही पलामू से रांची लौट आए थे, लेकिन रात में स्थिति अधिक बिगड़ने के बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वित्त मंत्री के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सक्रिय हो गए। वे बिना किसी भारी सुरक्षा काफिले के सीधे सेंटिविटा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से भी विस्तार से बात की और मंत्री के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस एआर चौधरी की अदालत ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे के खिलाफ हजारीबाग एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है। आरोप है कि विनय चौबे हजारीबाग में डीसी पद पर रहने के दौरान वन विभाग की भूमि के 5 प्लॉटों की अवैध तरीके से जमाबंदी की थी। ये जमीन गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना ऐसी भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। आरोप है कि अधिकारियों और खरीदार विनय सिंह ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और नियम विरुद्ध तरीके से जमीन का मालिकाना हक बदलवाया।
मामला उजागर होने के बाद वर्ष 2013 में ही सभी अवैध जमाबंदियों को रद्द कर दिया गया था, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी सही माना था। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, जेटेट नियमावली 2026 को मिली मंजूरी, क्षेत्रीय भाषाओं पर सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस मीटिंग में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बैठक के बाद निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की। आज की बैठक में सबसे अधिक जोर जेटेट नियमावली को पारित करना, शिक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पर रहा। कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित शिक्षक पात्रता नियमावली जेटीईटी 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट में भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल करने के विवाद के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार भी कैबिनेट ने इन भाषाओं को शामिल किए बिना ही नियमावली को पारित कर दिया है। बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इन भाषाओं को क्षेत्रीय सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि अन्य भाषाओं को शामिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजधानी रांची में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 2 बड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है। पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू के काबू रेस्टोरेंट्स यानी डिब्डी ब्रिज तक बनेगा, जिसकी लागत कुल 469 करोड़ रुपए होगी। वहीं दूसरा फ्लाईओवर करमटोली चौक से साइंस सिटी तक बनाया जाएगा, जिस पर 351 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से शहर के व्यस्त इलाकों में आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के आलोक में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन को स्वीकृति दी है। इसके तहत जेसीईआरटी को प्राधिकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जो स्कूलों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक तय करेगा। साथ ही राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ एमओयू करने की मंजूरी। बिशप मार्शल किरकेट्टा के हाथ में फिर गोस्नर चर्च की कमान। झारखंड और असम के प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थानों में से एक गोस्नर इवेंजेलिकल चर्च छोटा नागपुर एंड असम जीईएल चर्च को अपना नया नेतृत्व मिल गया है। मंगलवार को रांची के गोस्नर कंपाउंड स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित सेंट्रल काउंसिल की बेहद महत्वपूर्ण बैठक के दौरान चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इस चुनाव में बिशप मार्शल किरकेट्टा ने एक बार फिर बाजी मारी और उन्हें लगातार दूसरी बार जीईएल चर्च के मॉडरेटर के पद पर चुन लिया गया। खबर लिखे जाने तक डिप्टी मॉडरेटर के पद के लिए वोटों की गिनती और चुनावी प्रक्रिया जारी थी, जिसे लेकर चर्च के सदस्यों के बीच भारी उत्सुकता देखी गई। जीईएल चर्च के इस लोकतांत्रिक चुनाव में चर्च के 6 अनुभवी बिशप उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। इनमें निवर्तमान मॉडरेटर बिशप मार्शल किरकेट्टा के अलावा पूर्व डिप्टी मॉडरेटर बिशप मुरेल बिलुंग, बिशप सीमांत तिर्की, बिशप मोहनलाल सिंह मंजर, बिशप दीपक किरकेट्टा और बिशप पाविल लुगुन शामिल थे। चुनावी मैदान में इन कद्दावर नामों की मौजूदगी ने मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया था। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेंट्रल काउंसिल के कुल 44 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद जीईएल चर्च के महासचिव ईश्वर दत्त कंडुलना ने आधिकारिक तौर पर परिणामों की घोषणा की। बिशप मार्शल किरकेट्टा के नाम की घोषणा होते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चर्च के पदाधिकारियों और परिषद के सदस्यों ने इसे चर्च की स्थिरता और विकास के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। चुनाव परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित मॉडरेटर को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई देने वालों का तांता लग गया। झारखंड हाईकोर्ट की फटकार, अगर कार्रवाई करनी है तो जांच बिठाएं, तबादले के बहाने दंड ना दें। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जिले के 20 पुलिसकर्मियों के तबादला आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को यह समझना होगा कि तबादला एक नियमित प्रक्रिया और प्रशासनिक जरूरत हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग किसी कर्मचारी को दंड देने के लिए शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने पुलिस विभाग को आदेश दिया है कि इन सभी कर्मियों का योगदान उनके मूल स्थान धनबाद में तुरंत स्वीकार किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ मामले के कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किया। जस्टिस दीपक रोशन ने कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ लापरवाही के आरोप हैं, तो विभाग को उचित विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और अनुशासनिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जांच के बिना सीधे तबादले का आदेश देना और उसे प्रशासनिक आवश्यकता का नाम देना कानूनी रूप से गलत और दुर्भावनापूर्ण है। सरायकेला खरसावां, भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग का निर्देश, स्कूलों में लगेगा वाटर वेल।
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में निश्चित अंतराल पर वाटर बेल को लागू करने और बच्चों के लिए स्कूल में ठंडा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। डीईओ ने सभी विद्यालयों को इस निर्देश का कड़ाई के साथ पालन करने का निर्देश दिया है। डीईओ ने बताया कि भीषण गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा ना रहे। उन्होंने कहा कि बच्चे अक्सर पानी बहुत कम पीते हैं और खेल कूद में पसीना अधिक बहाते हैं, इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उन्होंने बताया कि वाटर बेल के माध्यम से विद्यालय संचालन के दौरान कम से कम 3 बार एक साथ सभी बच्चों को पानी पीने के लिए छुट्टी दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक खुद मौजूद रहकर बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित करेंगे। डीईओ ने सभी विद्यालय प्रबंधन को अपने अपने विद्यालय में बच्चों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यालयों में मिट्टी के घड़े और वाटर कूलर लगाने की बात कही है, जिससे बच्चों को शीतल जल उपलब्ध हो सके। भीषण गर्मी को देखते हुए डीईओ ने सभी विद्यालयों को विद्यालय के फर्स्ट एड किट में पर्याप्त मात्रा में ओआरएस और ग्लूकोज रखने का निर्देश दिया है। इस भीषण गर्मी में बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही डीईओ ने सभी शिक्षकों को प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को हाइड्रेटेड रहने के लिए जागरूक करने की बात कही है। इसके लिए सभी बच्चों को अपने साथ पानी की बोतल लाने और मध्यांतर के समय छायादार जगहों पर खेलने और अन्य क्रियाकलाप सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। हजारीबाग में आरटीई के तहत 23 निजी स्कूलों में 279 बच्चों का नामांकन, पहली सूची जारी। झारखंड में हजारीबाग जिले के अलग अलग 23 निजी स्कूलों के प्रवेश कक्षा में सत्र 2026-27 के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 279 बच्चों के नामांकन संबंधित पहली सूची शिक्षा विभाग ने जारी किया। इसमें मिले 580 आवेदनों में सत्यापन के बाद लगभग 180 आवेदन को विचाराधीन श्रेणी में रखा गया है। शेष आवेदनों के साथ मौजूद कागजात पर अभिभावकों से उनका पक्ष मांगा गया है। आवेदक 28 अप्रैल शाम 4 बजे तक अपना पक्ष रख सकते हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आकाश कुमार ने बताया, सत्यापित सभी 580 बच्चों की सूची को हजारीबाग nic.com पर डाला गया है। इसमें 180 आवेदन के आवश्यक कागजात जांच में सही मिलने पर सभी को विचाराधीन अंडर कंसिडरेशन फॉर रैंडमाइजेशन की श्रेणी में रखा गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 279 बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने पोर्टल बनाकर निर्धारित समय सीमा यानी 14 मार्च 2026 तक 580 आवेदन प्राप्त किया है। नियमानुसार इसमें अलग अलग 23 निजी स्कूलों के लिए 279 बच्चों की सूची शिक्षा अधिकारी कर्मी की एक टीम तैयार करने में जुटी है। अंतिम रूप से तैयार सूची संबंधित स्कूलों को भेजा जाएगा। आरटीई में गरीब बच्चों का नामांकन होना है। इसके लिए आरटीई के संकल्प पत्र में बच्चों के अभिभावकों को 72,000 का इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। एसीआर संभालना सरकार का काम, कर्मचारी का नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने विभाग के तर्क को खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रोन्नति से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने प्रार्थी किशोर पटेल और मोहम्मद महफूज की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें उनके जूनियर के समान ही 30 दिसंबर 2023 की तिथि से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को इस आदेश का अनुपालन करने और 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट को सूचित करने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विभाग ने उनके जूनियर सत्यदेव प्रसाद को तो 30 दिसंबर 2023 को ही असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया था, लेकिन किशोर पटेल और मोहम्मद महफूज को सीनियर होने के बावजूद 2 साल तक इंतजार कराया गया। विभाग ने आखिरकार उन्हें 26 सितंबर 2025 को प्रोन्नति दी। प्रार्थियों ने दलील दी कि जब जूनियर को लाभ मिल चुका है तो वे भी उसी तिथि से लाभ पाने के वैधानिक हकदार हैं, क्योंकि वे वरिष्ठता सूची में ऊपर थे। विभाग की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि संबंधित कर्मचारियों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एसीआर समय पर उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण उनकी प्रोन्नति में देरी हुई। इस तर्क पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस दीपक रोशन ने स्पष्ट किया कि एसीआर का कस्टोडियन, रक्षक सरकार होती है, न कि कर्मचारी। अदालत ने कहा कि विभाग द्वारा अपनी फाइलों को न संभाल पाना और उसका आधार बनाकर किसी योग्य कर्मचारी को समय पर पदोन्नति से वंचित करना पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। पलामू में पेयजल संकट पर बैठक। वित्त मंत्री ने चापाकल मरम्मत और नए लगाने के लिए दिए निर्देश। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में पीने के पानी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाया है।
सोमवार को परिसदन में पेयजल और स्वच्छता विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक की। विभाग के अभियंता से मंत्री ने जानकारी लिया कि पलामू जिले के कितने चापाकल लगाए गए और अद्यतन स्थिति क्या है। अभियंताओं ने बताया कि जिले में 27,037 चापाकल हैं। इनमें 1370 चापाकल खराब हो चुके हैं, जबकि 2017 चापाकल के राइजिंग पाइप सड़ने के कारण बेकार हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पानी का स्तर 55 से 60 फीट नीचे चला गया है, जिससे परेशानी बढ़ी है। इसके लिए विभाग के पास फिलहाल फंड नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनाबद्ध निधि से पलामू जिले को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे चापाकलों की मरम्मत कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर और पैसे भी दिए जाएंगे। उन्होंने डीसी को निर्देश दिया कि डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल चापाकलों को ठीक करने में किया जाए। इस फंड से रिपेयरिंग और राइजिंग पाइप खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में एक फ्लेक्स लगाया जाएगा, जिसमें विभाग के अधिकारियों और चापाकल मिस्त्री का फोन नंबर रहेगा, जिससे किसी भी जगह चापाकल खराब होने पर लोग सीधे संपर्क कर सकें। उन्होंने कहा कि जिले में चापाकल मरम्मत के लिए 17 वाहन लगाए जाएंगे। इन वाहनों में मरम्मत से जुड़ा सारा सामान रहेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत चापाकल ठीक किया जा सके। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएचईडी विभाग के मंत्री ने सभी विधायक को पत्र लिखा है। कहा है कि प्रत्येक प्रखंड में विधायक की अनुशंसा पर 20 नए चापाकल लगाए जाएंगे। पलामू जिले में 21 प्रखंड हैं। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो जिले में 420 नए चापाकल लगाया जाएगा। रांची के अंगड़ा में शालिनी अस्पताल बना आधुनिक इलाज का केंद्र। एक ही छत के नीचे मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं। झारखंड के रांची जिले के अंगड़ा के लोगों के लिए शालिनी अस्पताल अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की नई उम्मीद बन गया है। ये अस्पताल आधुनिक मशीनों और नए चिकित्सा उपकरणों से लैस है और लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और अच्छी इलाज की सुविधा दे रहा है। अब लोगों को इस बात की जरूरत नहीं है कि अच्छा इलाज सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलता है। इस अस्पताल की वजह से अब ग्रामीण और आसपास के मरीजों को छोटे बड़े इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में माताओं और बच्चों के इलाज की खास सुविधा है। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। इसके साथ ही खून की जांच, एक्सरे, ईसीजी और सामान्य सर्जरी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह मरीजों को मिल रही हैं। शालिनी अस्पताल ने आंखों के इलाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ हर साल हजारों मरीजों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया जाता है। अभी यहाँ रोजाना आधुनिक फेको विधि से सर्जरी हो रही है। ये तरीका पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें टाके नहीं लगते, समय कम लगता है और दर्द भी बहुत कम होता है। नई ओपीडी मशीनों के बाद मरीजों को उनकी आंखों की हालत स्क्रीन पर साफ दिख जाती है। इससे वे खुद समझ पाते हैं कि मोतियाबिंद कैसे बढ़ रहा है और समय पर इलाज क्यों जरूरी है। सर्जरी के दौरान उन्नत लेंस लगाए जाते हैं, जिससे मरीजों की नजर पहले से ज्यादा साफ और बेहतर हो जाती है।